जय हिंद दोस्तों, मैं किशोर आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स और स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो रेलवे का जो मिशन है, चाहे वह एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम्स हो, उसका एग्जाम्स लगभग काफी नजदीक है। जैसे बताया गया है 15 दिसंबर से लगभग सभी एग्जाम्स शुरू हो जाएगी। तो एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए क्लास को स्टार्ट की गई है। जिस तरीके से आपके इसी चैनल में मैथ्स, रीजनिंग, तो आज साइंस एक बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट से बताई जा रही है। तो साइंस को एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे, एक ऐसे लॉजिक से पढ़ेंगे जो याद करना एकदम नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझना। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ी एक नई तरीके से पढ़ाई जाती है तो आपके कॉपी में हर पॉइंट लिखनी है, हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनता है साइंस में। और आप लोग समझते होंगे कि साइंस बहुत बड़ी हार्ड है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं 100% आपको समझ में आएगी। और जो भी पढ़ाएंगे फालतू फालतू चीज कभी नहीं पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण चैप्टर, जहां से क्वेश्चन 100% बनती है। तो देखिएगा, रेलवे को इस बार पार कर देना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करने पड़े, जान लगा दो जान। बस आपके पास 70 से 75 दिन बची हुई है। इसके लिए आप दिन रात एक कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं मैथ, रीजनिंग और साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं यहां से होगा। चलते हैं साइंस की ओर, जो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है अपने आप में। कहने का मतलब देखिएगा, नोट्स कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से पढ़ना है। अगर मेरे पास साइंस है, साइंस में 3 चैप्टर होती है, आप लोग सभी जानते हैं। एक होता है बायो, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है फिजिक्स। ये 3 चैप्टर है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये सबको भी पढ़ेंगे, लेकिन बाद में कब, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर हमारे पास टोटल 20 नंबर का है तो 20 में 6 से 7 ये होगा, 5 से 6 ये होगा और 5 से 6 ये होगा। तो सबसे पहले हमें इसको देखना है। चाहे जो भी करना पड़े, इस तीनों को एक ऐसे लॉजिक से पढ़ेंगे कि शायद समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। बस भरोसा आप लोग रखिएगा और नोट्स को बनाते जाइएगा। तो चलते हैं आज बायोलॉजी की उस दुनिया में जहां से लगभग सभी लोग परिचित हैं, जहां से लगभग 100% क्वेश्चन पूछी जाती है। बायोलॉजी केवल एग्जाम्स की दृष्टि से नहीं, दैनिक जीवन में उपयोग करने की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे। हर आदमी को बायोलॉजी जानना चाहिए, चाहे वह 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो या 50 ईयर्स का हो। हर व्यक्ति को बायोलॉजी जाननी चाहिए कि हमारे शरीर में क्या है, कैसी टिश्यू, कैसी ऑर्गन सिस्टम्स विकसित होते हैं, ग्रोथ होते हैं। तो चलते हैं बायोलॉजी की ओर। हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। देखिए, केवल छोटा सा दिखने में लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है कि कम से कम इसे 20 से 25 दिनों में कवर किया जा सकता है। बस मेरे तरीके से आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। और देखिए, पढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी चैनल में नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि साइंस को कैसे पढ़े जाती है। चलिए, जीव विज्ञान समझिएगा। जीव का मतलब होता है जीवन और विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन। जीव का मतलब होता है जीवन और विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन।
कहने का मतलब जीवन के अध्ययन को, एकदम नोट्स में लिख लीजिएगा, क्या बता रहे हैं? जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, चाहे वह, ध्यान से समझिए, चाहे वह लकड़ी है, पेड़ पौधा हो, आदमी हो, जीव जंतु हो, ईटीसी। जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? जीवन के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, चाहे वह पेड़ पौधा हो, आदमी हो, या कोई भी एनी कुछ भी हो। अब देखिए, इसे इंग्लिश में भी पढ़ा जा सकता है। देखिए कैसे, इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखते जाइएगा, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखते जाइएगा, बायलिंगुअल है। बायो, बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। देखिए कितने बेसिक से बता रहे हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और लिविंग का मतलब होता है जीवन, लाइफ, लाइफ कर लीजिए, लाइफ। और स्टडी का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, स्टडी करना, अध्ययन करना। कहने का मतलब बायोलॉजी जो शब्द बना है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला बायो, दूसरा लॉजी। बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। कहने का मतलब लाइफ का स्टडी, जीवन का अध्ययन ही करना बायोलॉजी कहलाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी टर्म है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। पहला क्वेश्चन बोलेगा एग्जाम में, बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। पहला लिखते जाइएगा। बायोलॉजी का फादर्स, फादर्स ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल, अरस्तु, अरस्तु, फादर्स ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल, अरस्तु। अब ये जो बायोलॉजी है या अरस्तु है, अरस्तु को ही हम बायोलॉजी का पिता क्यों कहते हैं? दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं कहते? ए बी सी डी क्यों ही नहीं कहते? अरस्तु को ही क्यों कहते हैं? इसके बारे में हम लोग बेसिक से समझेंगे। तो इससे पहले जितने भी बताया जा रहा है आप लोग नोट्स बना लीजिए। देखिए अरस्तु, बायोलॉजी का क्या माने हैं? पिता माने, फादर्स ऑफ बायोलॉजी, ऑफ बायोलॉजी। कौन है? अरस्तु है। ठीक। अब अरस्तु को क्यों माने हैं, ध्यान से समझिएगा। अरस्तु जी ने सबसे पहले ये बताए थे कि ये जो बायोलॉजी है वो दो भागों में बटा हुआ है। बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है। पहला देखिएगा जूलॉजी, दूसरा बोटनी। बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है, जूलॉजी, दूसरा बोटनी। जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान और बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, बोटनी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब इसने, ये जो बंदा है अरस्तु, अरस्तु ने क्या बोला था, ध्यान से समझिएगा। आज से लगभग, ये सब 1865-66 की बात है, आज से लगभग कई वर्षों पहले हमने, किसने? अरस्तु ने 500 से 1000 जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया था। ध्यान से समझिएगा, अरस्तु जी ने 500 से 1000 जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया था। अब इसमें अध्ययन क्या किया था वो समझिएगा। बोला था कि ऐसे ऐसे जंतु होते हैं जिसके पास 3 लक्षण होते हैं। पहला मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। कहने का मतलब क्या है?
कि अरस्तु ने 3 प्रकार के अध्ययन को बताया था। इसी तरीके से बोटनी का जो पितामह माना जाता है वो थियोफ्रेटस को माना जाता है। इसको ही क्यों माना जाता है, दूसरे व्यक्ति को ही क्यों नहीं? तो इसने भी 500 से 1000 पौधों के बारे में, वनस्पति के बारे में अध्ययन किए थे, इसीलिए इसी को भी वनस्पति विज्ञान का फादर्स माना जाता है। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, अरस्तु जी ने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? बुक। क्या लिखी थी? बुक। क्या लिखा था? द हिस्टोरिया। ध्यान से समझिए, बहुत तगड़े क्वेश्चंस हैं आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी का, बहुत तगड़ा क्वेश्चंस। ये लगभग 2018 जो हुई थी एग्जाम्स, उसमें कई बार पूछा था। अरस्तु इसने एक बुक लिखी थी, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। इसी बुक में इसने 500 से 1000 पौधों का अध्ययन के बारे में बताया था। ठीक, कोई भी परेशानी नहीं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, इसी बुक ने जीव जंतु का 3 लक्षण बताया है। मार्फोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी, तीसरा फिजियोलॉजी। अरस्तु जो है वो इसी बुक में जीव जंतु का 3 लक्षण बताए थे। मार्फोलॉजी बोला क्या है कि किसी भी जंतु के ऊपर बाह्य संरचना के साथ साथ अकारकी होना चाहिए। मार्फोलॉजी में बताया थे कि इसमें किसी भी जीव जंतु में बाह्य संरचना होनी चाहिए। देखिए, सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि बाह्य संरचना वाले एक टर्म बताइए, तो मार्फोलॉजी। अब अगला क्या है? एनाटॉमी। ये बोले थे कि इसके आंतरिक संरचना होनी चाहिए। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना होनी चाहिए। फिजियोलॉजी, कार्य करने की दर होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आई जी? तो इसीलिए ध्यान से एक बात और आपको कंफ्यूज कर दे सकती है। इसीलिए अरस्तु को जूलॉजी का प्लस बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि बायोलॉजी का भी पिता किनको कहा गया? अरस्तु को। और जीरोलॉजी का भी पिता किसे कहा गया? अरस्तु को। जी, क्यों कहा गया? क्योंकि जीव जंतु के बारे में इसी ने बताए थे, इसीलिए एक ही व्यक्ति है। जूलॉजी प्लस बोटनी का फादर्स अरस्तु, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन बोटनी का पिता किसे कहा गया है? थियोफ्रेटस को। लिख लीजिएगा, थियोफ्रेटस। अब इसे ही क्यों कहा गया? अगला पॉइंट में आइएगा, इसे ही फादर्स क्यों कहा गया? तो इसने भी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटर्म, थियोफ्रेटस ने भी एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटर्म, जिसमें से बताया था कि लगभग 500 से 1000 पौधे का अध्ययन इसी बुक में जिक्र किए गए हैं। इसीलिए बोटनी का पिता थियोफ्रेटस को कहा गया है। क्या ये बात आपको समझ में आई? 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनती है। क्वेश्चंस क्या क्या बनती है, ध्यान से समझिए। बोटनी का पिता किसे कहा गया है? थियोफ्रेटस। जूलॉजी का पिता किसे कहा गया है? अरस्तु। बायोलॉजी का पिता किसे कहा गया है? अरस्तु।
अरस्तु ने कौन सा बुक लिखा था, बताए हैं, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। थियोफ्रेस्टस में कौन सा बुक लिखे हैं, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटर। बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। समझ में आई। अब बोलेगा कि जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान में कितने अध्ययन होती है, 3, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। क्या ये बात समझ में आई। अब ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का नामकरण, कि बायोलॉजी शब्द नामकरण जो है लेमार्क ने दिया था। कौन दिया था, लेमार्क ने। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बायोलॉजी शब्द का शब्द किसने रखा, तो किसने रखा, लेमार्क साहब ने रखे थे। क्या ये बात आपको समझ में आई। तो ये है बायोलॉजी का एक मेन फंडा, एक मेन कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज। तो आज स्टार्ट ही कर देते हैं बायोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। ये बात आपको समझ में आ गई जी। चलते हैं बायोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की ओर। देखिए बायोलॉजी अभी बहुत बड़ी चैप्टर है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, इतना ज्यादा इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस माना गया है, मत पूछिए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक नई शब्द है, आपके कानों में नई शब्द गूंजी होगी, सर्कुलेटरी जी। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ब्लड, हार्ट, वाहिनी या वेसल्स, ये 3 चीज को ही पढ़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं रक्त, हृदय, वाहिनी। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ही चीज को अभी पढ़ेंगे, और इतना ज्यादा इस चैप्टर को जितना इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से हर क्वेश्चंस बनती है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग में डाल दीजिएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड। क्या डालिएगा, ब्लड। देखिए ब्लड, आप लोग के पास, सभी के पास ब्लड होगा, चाहे वो कोई बोलते होंगे मेरा ब्लड लाल है, सफेद है, काला है, पीला है, लेकिन आज समझ जाइए कि आपका ब्लड किस रंग का है और कैसे कैसे काम करती है। चलिए, तो ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, रुधिर के बारे में, खून के बारे में, रक्त के बारे में। ठीक। अब ये जो मेरा ब्लड है, ये एक यूतक है, ऊतक टिश्यू। यह एक संयोजी ऊतक है, इट इज सिंपल टिश्यू। यह एक संयोजी ऊतक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, संयोजी मतलब सिंपल, तरल, ऊतक मतलब टिश्यू। यह एक संयोजी ऊतक है। पूछ देता है ब्लड क्या है, ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझे। या लिख सकते हैं यह तरल द्रव है, यह एक प्रकार की तरल द्रव है। तरल मतलब एकदम सिंपल, जहां पे उसे करे उस रूप में वो ढाला जा सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई जी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, चलते हैं अगले लाइन की ओर। केवल अभी ब्लड का जानकारी दे रहे हैं। इसकी रंग, इसका रंग लाल होता है, 100% होता है। काट के देख लीजिए कैसे होती है। हाँ,
इसका रंग जो है लाल होता है। अब लाल क्यों होता है वो पढ़ना आपको। तो लाल होने का कारण है, सभी के बॉडी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, चाहे वह जीव जंतु हो, आदमी हो, कोई भी ऐसे जंतु जिसके बॉडी में लाल रक्त हो, उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्यों पाए जाते हैं वो ध्यान से समझिएगा। समझने वाली बात है कि जिसके बॉडी में हीमोग्लोबिन होती है उसके बॉडी में आयरन होती है, लोहा होती है। तो लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का कारण है आयरन। नोट्स बना लीजिएगा। कोई पूछ देगा कि मानव बॉडी में लाल रंग होता है, होता है। किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन किसके कारण से होता है? तो आयरन की कमी, आयरन की उपलब्धि के कारण होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए अगला पॉइंट है, ये जो रंग है मतलब ब्लड है, ब्लड विस्कॉस होता है, विस्कॉस। यह चिपचिपा होता है, चिपचिपा, चिपचिपा होता है। ब्लड जो है वो कैसी होती है? चिपचिपा होती है। चलिए ये बात आपको समझ में आएगी। अगली पॉइंट की ओर चलते हैं। जितने भी है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस कि आपके एग्जाम से में पूछी जाती है। चलिए ब्लड ह्यूमन अडल्ट में, अडल्ट ह्यूमन में, एक वयस्क मानव में, एक वयस्क मानव में ह्यूमन की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। ये मेल की बात कर रहे हैं। ब्लड की मात्रा ह्यूमन में 5 से 6 लीटर, लेकिन अगर इसी में फीमेल की बात की जाए तो 4 से 5 लीटर होती है। किसमें? फीमेल में। ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन। ठीक है, अगली चलते हैं आगे की ओर। आशा है आप लोग सभी लोग लिख लिए होंगे। क्या ये ब्लड समझ में आ रही है? अभी ब्लड का टाइप्स नहीं बताएंगे, केवल ब्लड के बारे में बता रहे हैं। ब्लड, ब्लड का जो पीएच मान होता है ये भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा मेरे को बताइए ब्लड क्या कैसी प्रकृति की है, अम्लीय या क्षारीय? तो ब्लड जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। ब्लड क्षारीय प्रकृति का है। और आप लोग सभी 10th क्लास में पढ़े होंगे, जिसकी प्रकृति क्षारीय है उसका पीएच मान 7 से लेकर के 14 तक होता है। लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो जो ब्लड है वो क्षारीय प्रकृति का है, लेकिन इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कोई भी परेशानी नहीं? चलते हैं। अब ये जो ब्लड है वो हमारे शरीर में कितना है, आपके शरीर में कितना है, ये जान गए 5 से 6 और 4 से 5, लेकिन पूरे वजन का कितना प्रतिशत है? तो मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी का कहना है